हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रीडिंग माइंड्स पर। और आज हम डिस्कस करेंगे 17 जून का करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाल ही में भारत सरकार ने किस मीडिया प्लेटफॉर्म का इंटरमीडियरी का दर्जा समाप्त कर दिया है? तो ये है ट्विटर। ट्विटर को भारत सरकार के नए आईटी कानूनों 2021 का पालन ना करने के कारण उसके इंटरमीडियरी का दर्जा समाप्त किया गया है और अब ट्विटर सामान्य मीडिया की श्रेणी में आ गया है और इंटरमीडियरियों को मिलने वाले जो लाभ थे वो सभी समाप्त कर दिए गए हैं। और अब ट्विटर के खिलाफ कंटेंट को लेकर की गई शिकायत के आधार पर आईपीसीसी की धारा के तहत आपराधिक कार्रवाई भी की जा सकेगी। ट्विटर की अब विदेशी निवेश की सीमा को भी लिमिटेड कर दिया गया है। अब हम कुछ बात कर लेते हैं आईटी कानून 2021 के बारे में, जिनका ट्विटर ने पालन नहीं किया है। इन नए कानूनों के अंतर्गत हर मीडिया प्लेटफॉर्म को अपने यहाँ एक ग्रीवेंस ऑफिसर्स अपॉइंट करने पड़ेंगे जो कि शिकायतों के निस्तारण से रिलेटेड होंगे और ग्रीवेंस ऑफिसर कंपनी का ही कोई कर्मचारी होना चाहिए। इसके अतिरिक्त मीडिया प्लेटफॉर्मों को देश की इंटीग्रिटी, वुमेन सेंसिटी और आपत्तिजनक पोस्टों को 24 घंटे के अंदर डिलीट करना होगा और उन पे रिपोर्ट देनी होगी। लेकिन ट्विटर ने इन सभी नए कानूनों का पालन नहीं किया है। अब कुछ फैक्ट्स ट्विटर के बारे में जान लेते हैं। ट्विटर की स्थापना मार्च 2006 में सैन फ्रांसिस्को यूएसए में हुई थी और इसके जो वर्तमान सीईओ हैं वो हैं जैक डोर्सी। ट्विटर को हाल ही में नाइजीरिया में भी बैन कर दिया गया है और नाइजीरिया भारत के ट्विटर कहलाने वाले कू ऐप पर आ गया है। जो कू ऐप है, ये जो इसका लोगो है कू ऐप का, ये भारत का ट्विटर कहलाता है और इसकी जो हेडक्वार्टर है इसका वो बेंगलुरु में है। और जो नाइजीरिया अफ्रीका का कंट्री है उसने ट्विटर को हाल ही में बैन कर दिया है और वो आप ऑफिशियली रूप से कू पे आ चुका है। नाइजीरिया उसने इसको अपना लिया है। और इसी तरह चीन में भी ट्विटर का इस्तेमाल नहीं होता है और वहाँ पर खुद का एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है जो कि ट्विटर की तरह है, जिसका नाम है सिनो वेइबो। और इसके अतिरिक्त एक फैक्ट और हम जान लेते हैं कि इंटरनेट मीडिया के जो नए नियम हैं उनसे रिलेटेड जो संसदीय समिति है उसके अध्यक्ष कौन है? शशि थरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए किस राज्य सरकार ने पीकू और नीकू वार्ड बनाए जाने की घोषणा की है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि तीसरी लहर में बच्चों से रिलेटेड जो इफ़ेक्ट्स हैं वो ज़्यादा देखने को मिलेंगे, तो इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने पीकू और नीकू वार्ड्स बनाए जाने की घोषणा की है। यहाँ पीकू का है पेडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट और नीकू का अर्थ है नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना भी शुरू की है, जिसके अंतर्गत कोरोना में अनाथ हुए बच्चों के लिए सरकार पालन पोषण की जिम्मेदारी लेगी। और उत्तर प्रदेश सरकार ने पिंक बूथ की भी शुरुआत की है 7 जून से, जिसमें महिलाओं के लिए विशेष वैक्सीनेशन बूथ का प्रारंभ किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को कितनी सरकारी कंपनियों में बांटने का फैसला किया है? तो ये है 7। अब कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के बारे में। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की स्थापना 1712 में कोलकाता में हुई थी और यहीं इसका मुख्यालय भी है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड एशिया की दूसरी सबसे बड़ी रक्षा उपकरण बनाने वाला संगठन है और हर साल 18 मार्च को भारत में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश में हाल ही में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है? तो ये है बोत्सवाना। ये बोत्सवाना आप अफ्रीका, ये है महाद्वीप और यहाँ पर आप देख रहे हैं बोत्सवाना। बोत्सवाना की राजधानी है गैब्रोन और यहाँ पर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है। अब हम कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा हीरा कुलिन कहलाता है और जो कि दक्षिण अफ्रीका में 1905 में मिला था। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हीरा लेसेडी ला रोना है जो कि 2015 में बोत्सवाना में ही मिला था। बोत्सवाना के 70% भूभाग पर कालाहारी रेगिस्तान है। आप ये देख रहे हैं बोत्सवाना का मैप और ये है कालाहारी डेजर्ट जो कि इसके 70% भूभाग पे यानी बोत्सवाना के 70% भूभाग पे फैला हुआ है और बोत्सवाना की राजधानी है गैब्रोन। बोत्सवाना विश्व में सर्वाधिक हाथियों की जनसंख्या वाला देश भी है। बोत्सवाना में ओकवानको नदी बोत्सवाना की सबसे बड़ी नदी है। ये आप देख रहे हैं ओकवाना डेल्टा है और यहाँ पर
पिछले साल हाथियों की 330 हाथियों की डेथ की वजह से ये जो नदी थी और बोत्सवाना था ये चर्चा में आए थे, ओकवानो नदी। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश को जीआई टैग प्राप्त महाराष्ट्र के जलगांव केले का हाल ही में निर्यात किया गया है? तो यह है दुबई। तो दुबई को जलगांव केलों का हाल ही में निर्यात किया गया है। जलगांव केले जो कि महाराष्ट्र में हैं, इनको 2016 में जीआई टैग मिला था। इसके अतिरिक्त हम कुछ फैक्ट्स और भी जान लेते हैं कि जीआई टैग प्राप्त किन किन उत्पादों का अभी हाल ही में विदेशों में निर्यात किया गया है। तो महाराष्ट्र से ही एक और घोलवाद सपोटा या चीकू, इनका भी बिट्रीन में निर्यात किया गया है। बिहार से शाही लीची और जर्दालू आम जो कि भागलपुर में होते हैं, उनका बिट्रीन में निर्यात किया गया है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश से काला नमक चावल, जिन्हें कि बुद्धा चावल भी कहते हैं, उनका सिंगापुर को निर्यात किया गया है। जीआई टैग जो होते हैं वो किसी भी क्षेत्र की इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर या प्रोडक्ट्स को दिए जाते हैं जिनका जो कि अपने वहाँ के लिए विशेष होते हैं, और इनको भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा रजिस्टर किया जाता है जीआई एक्ट 1999 के तहत। और भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री यानी ज्योग्राफिकल इंडेक्स रजिस्ट्री का जो हेडक्वार्टर है, जो इनको जारी करता है जीआई टैग्स को, उसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने शास्त्रों के ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड गठित करने का फैसला किया है? तो यह है राजस्थान सरकार। कुछ फैक्ट्स हम राजस्थान सरकार की अन्य योजनाओं के बारे में भी जान लेते हैं। राजस्थान सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की भी शुरुआत की है। ये किसानों से संबंधित है। इसमें किसानों को मीटर बिल जो होते हैं उनसे रिलेटेड बिजली बिल पर अनुदान दिया जाएगा, प्रति वर्ष 12,000 रुपये या मैक्सिमम 1,000 पर मंथ। इसके अतिरिक्त दूसरी योजना मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना है। ये भी राजस्थान सरकार की है और इसमें सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुरक्षा योजना से ये संबंधित है, जिसमें 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य सेवाएं प्रति परिवार को दी जाएंगी। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत सरकार ने मेट्रो सेवा शुरू करने की घोषणा की है? तो यह है जम्मू कश्मीर राज्य। वर्ष 2024 तक जम्मू कश्मीर में लाइट मेट्रो की शुरुआत की जाएगी। और कुछ फैक्ट्स और जान लेते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। यहाँ विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज बनाया जा रहा है चिनाब नदी पर, जिसे चिनाब पुल भी कहते हैं, और यह पेरिस के एफिल टावर से भी ऊंचा है। इसके अतिरिक्त लद्दाख के राज्यपाल आर.के. माथुर जी ने 5 जून 2021 को UN टैब योजना शुरू की है, जिसमें कि बच्चों को टैबलेट प्रदान किए जाएंगे। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोरोना की लहर से निपटने के लिए भारत सरकार ने हाल ही में कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो यह है प्रोजेक्ट ऑक्सीजन फॉर इंडिया। इसके अंतर्गत क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स और मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। और इसके अतिरिक्त ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए ही भारत सरकार ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनों का भी संचालन किया था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था, तो इसी को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रोजेक्ट ऑक्सीजन फॉर इंडिया शुरू किया गया, ताकि ऑक्सीजन प्लांट्स इस्टेब्लिश हो सकें ज़्यादा से ज़्यादा और ऑक्सीजन की सप्लाई सुचारू रूप से पूरे भारतवर्ष में चल सके। नेक्स्ट, नाटो के शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो ये है ब्रुसेल्स, जो कि बेल्जियम की राजधानी है। अब हम कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं नाटो के बारे में। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन एक सैन्य संगठन है, जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन में हुई थी और इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। और आप ये मैप में देख रहे हैं, ये यूरोप है और इसमें ये है बेल्जियम, जहाँ इसका मुख्यालय है। और इसके सदस्य देश ओरिजिनली 12 इसके संस्थापक सदस्य देश थे, लेकिन वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 30 है। 30 यानी कि ये जो पूरे यूरोपियन यूनियन में 28 कंट्रीज़ और अमेरिका और कनाडा, ये 30 इसके वर्तमान में सदस्य देश हैं। अब हम बात कर लेते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि ये क्या है। ये हमारा ग्लोब है, तो यहाँ नॉर्थ अमेरिका और ये साउथ अमेरिका और ये यूरोप है एंड ये अफ्रीका, तो इसके बीच में है हमारा अटलांटिक। तो इन्हीं के चारों ओर के जो कंट्री हैं, ये 30 कंट्रीज़, इनसे रिलेटेड जो है ये नाटो का शिखर नाटो है, और जो कि एक सैन्य गठबंधन है।
किस देश ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए हाल ही में अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने वाला पहला मिशन लॉन्च किया है? तो ये है चीन ने आज ही यानी 17 जून को शेनझाओ 12 स्पेसक्राफ्ट की मदद से 3 अंतरिक्ष यात्रियों को लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट की सहायता से अपने जो इसका अंतरिक्ष स्टेशन है वहाँ लॉन्च किया है। और इसने अपना अंतरिक्ष स्टेशन सेपरेट बनाया है जिसका नाम है तियोंगोंग अंतरिक्ष स्टेशन, जिसे हार्मनी ऑफ द हेवंस के नाम से भी जाना जाता है। और चीन का ये अंतरिक्ष स्टेशन अप्रैल 2021 में लॉन्च हुआ था। यदि हम बात करें कि वर्तमान में जो प्रयुक्त अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो 2024 में उसकी लिमिट जो है ख़त्म हो जाएगी, यानी वो 2024 में रिटायर हो जाएगा। तो उसके बाद केवल चाइना का ही तियोंगयांग स्पेस स्टेशन बचेगा। तो ये चाइना की पावर को शो करता है अंतरिक्ष में। तो वर्तमान में जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसे नासा जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, जाक्सा जो कि जापान की स्पेस एजेंसी है, ESA यूरोप की स्पेस एजेंसी, CSS कनाडा की स्पेस एजेंसी और रॉस कॉस्मोस रूस की स्पेस एजेंसियों द्वारा संचालित किया जाता है। तो ISS वर्तमान में अमेरिका, जापान, यूरोप, कनाडा और रूस का संयुक्त प्रोग्राम है, लेकिन इसके 2024 में समय सीमा समाप्त होने के बाद तियोंगयांग जो चाइना का अंतरिक्ष स्टेशन है वही अंतरिक्ष स्टेशन अकेला रह जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।